हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। आपके सीटेट एग्जाम की तैयारियां भी बहुत अच्छी चल रही होगी। मैं निर्मला साहू स्वागत करती हूं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल नीरूज लर्निंग हब पे, जहां पे हम आपको सीटेट के पेडागोजी और कंटेंट की तैयारी करवाते हैं। मेजरली फोकस हमारा अभी इंग्लिश पेडागोजी यानी अंग्रेजी शिक्षा शास्त्र पे है। तो आज हम इम्पॉर्टेंट 10 क्वेश्चन देखेंगे, क्योंकि अभी मैंने आपको अप्रोचेस एंड मेथड्स ऑफ टीचिंग करवाए हैं। आप मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। सीटेट इंग्लिश पेडागोजी के मैंने अभी आपको स्ट्रक्चरल अप्रोच, इक्लेक्टिक अप्रोच, कम्युनिकेटिव लैंग्वेज अप्रोच और सिचुएशनल अप्रोच, इस तरह के जो अप्रोचेस हैं जितने, वो मैंने आपको करा। उसके बाद मैंने आपको ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड करवाया है, डायरेक्ट मेथड कराया है, उसको जाके आप ज़रूर देखिए। अब उसके बाद मुझे लगा कि कुछ हम एमसीक्यूज़ जो इम्पॉर्टेंट हैं उसकी प्रैक्टिस कर लेते हैं, जो कि प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं, ताकि आपकी जो तैयारी हो, लैंग्वेज 1 हो या लैंग्वेज 2 हो, पेपर 1 हो, पेपर 2 हो, उसमें अच्छी हो सके। तो आज हम 10 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे। उसके बाद हमारी जो इसी तरह की यूज़फुल वीडियोस हैं, हेल्पफुल वीडियो है, आपके लिए आते रहेगी। और जितने भी अप्रोचेस और मेथड्स हैं वो हम ज़रूर कंप्लीट करेंगे बारी बारी। तो चलिए पहला हम देख लेते हैं, पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। आज हम 10 इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़ करेंगे। ये लैंग्वेज 1, लैंग्वेज 2, पेपर 1, पेपर 2 दोनों के लिए ही बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो ध्यान से डिटेल में समझते हुए आज हम 10 क्वेश्चन देखेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है, आइकॉनिक मोड ऑफ लर्निंग इज बेस्ड ऑन द सिस्टम ऑफ यूजिंग। देखिए, आइकॉनिक मोड जो है लर्निंग का, ठीक है, जब टीचर बच्चों को पढ़ा रही हैं उस दौरान आइकॉनिक जो मोड पे वो इस्तेमाल करते हुए, जो सिस्टम का इस्तेमाल करते हुए वो पढ़ाती हैं, वो क्या होता है। तो आइकॉनिक जो वर्ड है ना, वो आइकन से बना है, और आइकन होता है इमेजेस। जैसे कि आप अगर अपने लैपटॉप या कंप्यूटर को ऑन करते हैं, ठीक है, या अपने फ़ोन की बात कर लीजिए, तो जब आप खोलते हैं तो डिस्प्ले में आपको क्या दिखता है, ऐप्स दिखते हैं आइकन के साथ, इमेजेस के साथ, है ना, उनका लोगो होता है। तो जो आइकन होता है ना, एक स्पेसिफिक लोगो या इमेज होता है, उसी को हम आइकन कहते हैं। और उसी आइकन से बना है आइकॉनिक मोड, यानी कि जो पढ़ाने का जो तरीका है वो आप इमेजेस या आइकन के माध्यम से करवा रहे हैं। जहाँ पर भी आप इमेजेस, ग्राफ, चित्र, पिक्चर, है ना, इलस्ट्रेशन देखेंगे, वो आइकॉनिक मोड होता है। तो ये क्या रिप्रेजेंट करता है कह रहे हैं, तो इमेजेस और डायग्राम्स होते हैं आपका आइकॉनिक मोड जो होते हैं, ठीक है। आपका 3rd नंबर आंसर सही हो जाएगा। इमेजेस एंड डायग्राम्स को आप आइकॉनिक मोड ऑफ लर्निंग के अंतर्गत रखते हैं, ठीक है। और यही सब जो होते हैं जो आपको बताते हैं, और सिंबल्स आप जानते हैं, डायरेक्शंस वगैरह बताते हैं, जैसे ये ऐसे लेफ्ट है ना, राइट है, लेफ्ट है, अप है, डाउन है, ये सब क्या है, सिंबल्स हैं। डिफरेंट टाइप ऑफ ग्राफ, मतलब जो इमेजेस होते हैं, जो सिंबल्स होते हैं, वो सब ग्राफ के अंदर आते हैं। जो राइटिंग, ये जो लिखा हुआ है, ये भी ग्राफ है। तो आप इसको ग्राफ नहीं कह सकते। आइकॉनिक स्पेशली जो होता है आइकन, इमेजेस या डायग्राम को कहा जाता है, ठीक। चलिए नेक्स्ट हम देख लेते हैं, कंटेंट वर्ड आर कॉल्ड। अब देखिए, कंटेंट वर्ड हमने, अगर आप मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में देखेंगे, लेक्सिकल वर्ड क्या होता है, फोनेटिक्स, फोनोग्राफी, मॉर्फोलॉजी, मॉर्फीम, ये सब क्या होते हैं, सिमेंटिक, लेक्सिकल, ये सब कुछ मैंने आपको बहुत डिटेल में समझाया। उसमें आप देखेंगे तो आपको ये अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अगर फिर भी अगर आपको चाहिए कि मैं वीडियो ला के दूँ, तो मैं आपके लिए इसकी भी वीडियो ला दूंगी, लेकिन ये मैंने आपको पढ़ा लिया है पहले ही। आप जाकर मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में विजिट ज़रूर कीजिए। कंटेंट वर्ड जो होते हैं वो लेक्सिकल वर्ड होते हैं, ठीक है। क्योंकि लेक्सिकल मतलब क्या होता है, वर्ड्स जो डिक्शनरी वर्ड्स होते हैं, डिक्शनरी वर्ड्स जो डिक्शनरी में दिए होते हैं, उन वर्ड्स को जब हम आप पढ़ते हैं वो आपका होता है लेक्सिकल वर्ड, जिसे हम कंटेंट वर्ड के नाम से जानते हैं। आपका 3rd नंबर आंसर सही हो जाएगा, ठीक है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज सजेस्टेड फॉर टीचिंग ग्रामर एट प्राइमरी लेवल। तो देखिए, प्राइमरी लेवल यानी कि 1 से 5 तक अगर आप बच्चों को पढ़ा रहे हैं, 1 से 5 क्लास तक, यानी प्राइमरी लेवल हुआ है ना, क्लास 1 2 3 4 5, उस लेवल पे अगर आप बच्चों को पढ़ाएंगे तो पहले रूल्स दे के उसको एग्जाम्पल नहीं समझाएंगे, पहले एग्जाम्पल समझाएंगे, फिर रूल्स की ओर, है ना, सिंपल टू कॉम्प्लेक्स, है ना, सिंपल से कॉम्प्लेक्स की ओर लेके जाएंगे, एग्जाम्पल से रूल की ओर लेके जाएंगे। इसीलिए ये कौन सा प्रोसेस होता है, इंडक्टिव मेथड बेस्ट होता है। इंडक्टिव मेथड जो होता है आपका, आप जब एग्जाम्पल से रूल की ओर लेकर जाते हैं, पहले बच्चों को आप नाउन के बारे में पढ़ाएंगे तो पहले बच्चों को बोलेंगे कि आप नाउन को आप बताएंगे एग्जाम्पल के थ्रू कि
जो भी वस्तु होती है, व्यक्ति होता है, स्थान होता है, उसे आप नाउन कहते हैं। तो आप उसको एग्जाम्पल देंगे कि किताब, बैग, बेंच, डेस्क, क्लासरूम में जितनी भी रखी हुई वस्तु है वो आपका नाउन है। आप और मैं पर्सन जिसका नाम है राम, श्याम, गीता, सीता, जो भी है वो क्या है, नाउन है। इसके बाद कोई जो मेजर प्लेसेस की नाम बात करें, अगर आप दिल्ली, मुंबई, ठीक है, इस तरह से आप नाम देंगे स्टेट, सिटी का, तो वो भी एक नाउन है। ऐसा एग्जाम्पल बताएंगे। इसके बाद आप बताएंगे उसका क्या रूल होता है नाउन का, कि जो भी उसकी डेफिनेशन होती है वो आप उसको समझाएंगे। तो इस तरह से आप सिंपल से कॉम्प्लेक्स की ओर लेके जाएंगे, नोन टू अननोन मतलब ज्ञात से अज्ञात की ओर, और एग्जाम्पल से रूल। तो वो आपका इंडक्टिव मेथड में होता है। वहीं अगर आप डिडक्टिव मेथड की बात करते हैं तो पहले रूल को बता देते हैं, फिर एग्जाम्पल समझाते हैं। जैसे कि ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड की बात की जाए तो आप डिडक्टिव मेथड से ही पढ़ाते हैं ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड में, क्योंकि ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड में ग्रामर के रूल्स और स्ट्रक्चर को बहुत अच्छे से समझाना होता है बच्चों को, ताकि उस पर उनको कमांड आ जाए और वो स्ट्रक्चर और सेंटेंस के पैटर्न को समझते, ग्रामर के रूल को समझते हुए अपने सेंटेंस बनाना सीखे। तो इसके लिए आप उनको क्या करते हैं, डिडक्टिव मेथड यूज करते हो, पहले रूल बता देते हैं, फिर एग्जाम्पल की ओर लेके जाते हैं। लेकिन वहीं अगर आप प्राइमरी लेवल यानी छोटे बच्चों को बता रहे हैं, तो किसी चीज के बारे में बता रहे हैं, तो आप पहले उनको एग्जाम्पल देंगे जो वो जानते हैं, उस चीज को बताते हुए, रिलेट करते हुए, अननोन जो वो नहीं जानते हैं उस ओर लेके जाते हैं। सिंपल से कॉम्प्लेक्स यानी कि सरल से जटिल, ज्ञात से अज्ञात, ये आपका इंडक्टिव मेथड होता है। क्लियर है आप सभी को? तो चलिए आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग हेल्प्स इन लर्निंग अ सेकेंड लैंग्वेज विदाउट यूजिंग प्रिंटेड बुक्स? प्रिंटेड टेक्स्ट जो होता है, यानी टेक्स्ट बुक ले सकते हैं या कोई भी प्रिंटेड जो टेक्स्ट होते हैं, उसकी मदद के बिना अगर आप सेकंड लैंग्वेज यानी कि आपकी जो इंग्लिश लैंग्वेज है वो सीखते हैं, या टारगेट लैंग्वेज कह लीजिए, वो किसकी, उस मेथड को क्या कहते हैं? तो देखिए, ग्रामर ट्रांसलेशन में तो ग्रामर पे अप्रोच किया जाता है। स्ट्रक्चरल जो अप्रोच है, इसमें सिलेक्शन, ग्रेडेशन, ये सब का इस्तेमाल करते हुए आप सीखते हैं, तो इसमें भी टेक्स्ट बुक की आवश्यकता होती है। नेचुरल मेथड में भी आप बच्चों को सिखाते हैं, ये नेचुरल जो है कह सकते हैं आप डायरेक्ट मेथड को, तो उसमें भी आप रूल्स, ग्रामर, ये सब बताते हैं, वर्ड्स फॉर्म करवाना सिखाते हैं, इसमें भी टेक्स्ट बुक की आवश्यकता होती है। यहाँ पर पूछा है किसमें आप बिना टेक्स्ट बुक का इस्तेमाल या प्रिंटेड टेक्स्ट का इस्तेमाल किए हुए आप सिखाते हैं बच्चों को, तो ये लैंग्वेज इमर्जन है। लैंग्वेज इमर्जन एक ऐसा मेथड है जिसमें बिना प्रिंटेड टेक्स्ट का इस्तेमाल किए हुए आप सेकेंड लैंग्वेज को सिखाते हैं। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। अंडर विच एक्टिविटी डू रिकॉग्नाइजिंग साउंड्स एंड डिड्यूसिंग मीनिंग फ्रॉम देम कम? देखिए, इनमें से ये जो स्किल है, ये जो 4 स्किल है, इनमें से कौन सा ऐसा स्किल है जिसके अंतर्गत आप साउंड को सुनते हैं, पहचानते हैं और उसके बाद उसके मीनिंग को डिड्यूस करते हैं, मतलब मीनिंग को समझते हैं? तो वो सीधी सी बात है, लिसनिंग। जब बोला जाता है तो आप उसे सुनते हैं, और साउंड बोला है तो साउंड यानी कि फोन या फोनेटिक्स से रिलेट करता है। जब साउंड्स या प्रोनाउंसिएशन या ओरल की बात की जा रही है तो वो लिसनिंग में ही होता है। जब लिसनिंग करते हैं आप साउंड्स को सुनते हैं, रिकॉग्नाइज करते हैं, उसके बाद उसके मीनिंग को आप समझते हैं और मीनिंग को कॉम्प्रिहेंड करते हैं, डिड्यूस करते हैं, ये लिसनिंग में होता है। ठीक है, नेक्स्ट, सीमेंटिक इज द स्टडी ऑफ। अब सीमेंटिक क्या होता है, ये मैंने जैसे अभी आपको पहले बताया कि लेक्सिकल वर्ड, मॉर्फोलॉजी, फोनेटिक, सीमेंटिक, ये सब कुछ मैंने आपको पढ़ाया, इसमें आप बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। फिर भी एक ओवरव्यू जिस्ट दे देती हूँ कि जो सीमेंटिक का मतलब होता है, वर्ड्स के जो मीनिंग आप समझते हैं उसे हम सीमेंटिक कहते हैं। लेक्सिकल यानी कि वर्ड्स होते हैं, जो वर्ड्स आप पढ़ते हैं, जो डिक्शनरी वर्ड्स आप पढ़ते हैं वो वर्ड्स होते हैं, उन्हीं वर्ड्स के अर्थ को समझते हैं, वो सीमेंटिक कहा जाता है। ठीक है, फोनीम एंड साउंड यानी तो फोनेटिक्स होता है। फोनीम यानी जो साउंड से रिलेट करता है, साउंड्स एंड देयर आर्टिकुलेशन, साउंड्स और उसको कैसे यूज किया जाता है, ये भी इसके अंतर्गत आ जाता है ना, फोनोलॉजी में। तो ये नहीं होगा। वर्ड्स एंड देयर मीनिंग जो है, सी नंबर आंसर आपका सही हो जाएगा। सीमेंटिक का मतलब होता है वर्ड्स और उसके मीनिंग, उसके अर्थ जो होते हैं, इसके बारे में जानते हैं, उसकी स्टडी करते हैं, वो आपका सीमेंटिक होता है। सेंटेंस और ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर जो होता है वो ग्रामर होता है। ठीक है, नेक्स्ट हम देख लेते हैं। द प्रोडक्टिव स्किल ऑफ लैंग्वेज आर।
ऑफ अ लैंग्वेज आर। देखिए प्रोडक्टिव स्किल जो है लैंग्वेज स्किल के अंतर्गत आता है। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट और अच्छा टॉपिक है। इसकी भी डिटेल वीडियो मैंने आपको पढ़ाई है। आप जाके मेरे चैनल के प्ले लिस्ट सीटेट इंग्लिश पेडागोजी में अगर आप लैंग्वेज स्किल टाइप करेंगे आपको मिल जाएगी। तो लैंग्वेज स्किल के अंतर्गत जो LSRW है, मतलब लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग, इसके अंतर्गत ये आता है। तो देखिए प्रोडक्टिव स्किल क्या होता है, जिसमें आप प्रोड्यूस करते हैं, अपना ओन कुछ प्रोड्यूस करते हैं, जैसे अपने ओन विचार, थॉट, ये सब है, या वर्ड्स हैं, शब्द हैं, उसको प्रोड्यूस कर रहे हैं, चाहे वो बोलने के थ्रू हो, चाहे वो बोलने के थ्रू हो या फिर लिखने के थ्रू हो। जब आप लिखते हैं, क्वेश्चन आंसर लिखते हैं, इस एग्जाम में आंसर लिखते हैं, तो आप अपना जो आपने जो पढ़ा, समझा, कॉम्प्रिहेंड किया, उसको आप अपने ओन सेंटेंस में लिखते हैं, तो ये आपका प्रोडक्टिव स्किल हो गया। अगर आप बोल रहे हैं, आपसे कुछ क्वेश्चन पूछा गया, आप आंसर दे रहे हैं, तो अपने ओन थॉट को एक्सप्रेस कर रहे हैं, प्रोड्यूस हो रहा है। और वहीं पे अगर रिसेप्टिव स्किल की बात की जाए, एक तो प्रोडक्टिव स्किल होता है, दूसरा होता है रिसेप्टिव स्किल। रिसेप्टिव से आप समझ रहे हैं रिसीव करना, मतलब आप किसी चीज को रिसीव करते हैं, रिसीव मतलब ग्रहण करते हैं। इसमें आपको कुछ प्रोड्यूस, अपना कुछ दिमाग लगाने के, अपना खुद थॉट को प्रोड्यूस करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। जो रिटन टेक्स्ट है या गिवन टेक्स्ट है उसको आप पढ़ते हैं। जैसे कि आप रीडिंग कर रहे हैं कोई बुक्स, आप अपना क्लास बुक पढ़ रहे हैं, या कोई भी जोक, स्टोरीज या कुछ भी आप पढ़ रहे हैं, वो रीड कर रहे हैं, आप रिटन टेक्स्ट को रीड कर रहे हैं, तो आप सिर्फ ग्रहण कर रहे हैं, इसमें आपका कोई भी प्रोड्यूसिंग का वर्क नहीं हो रहा है। वहीं आप लिसनिंग भी कर रहे हैं। लिसनिंग कर रहे हैं मतलब जैसे मैं आपको समझा रही हूँ, आप मुझे सुन रहे हैं, तो ये मेरे अपने थॉट और वो जो कुछ भी मैं बोल रही हूँ उसे आप सुन रहे हैं, ग्रहण कर रहे हैं। आप अपना कुछ स्वयं का प्रोड्यूस नहीं कर रहे हैं, आपका कुछ मतलब स्किल प्रोड्यूस नहीं हो रहा। लेकिन वहीं अगर आप स्पीकिंग और लिसनिंग की बात स्पीकिंग और राइटिंग की बात करें, तो आप जब स्पीकिंग करते हैं, कोई आपसे पूछा, आप उसका जवाब देते हैं, तो आपके अपने वर्ड्स होते हैं, अपने थॉट होते हैं। राइटिंग की भी बात की जाए तो आप लिखते हैं, तो अपने वर्ड और थॉट होते हैं। तो ये इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर, स्पीकिंग एंड राइटिंग। ये आपका प्रोडक्टिव स्किल होता है। और रिसेप्टिव स्किल के अंदर आता है आपका लिसनिंग और राइटिंग। ठीक है, क्योंकि लिसनिंग करते हैं आप, जैसे मैं अभी कह रही हूँ आपको, तो आप सुन रहे हैं, ग्रहण कर रहे हैं, आपका अपना कोई थॉट प्रोड्यूस नहीं हो रहा है। राइटिंग भी आप राइटिंग नहीं, तो लिसनिंग में आप सुन रहे हैं, ग्रहण कर रहे हैं। और वहीं अगर रीडिंग करते हैं, कोई रिटन टेक्स्ट ऑलरेडी लिखा हुआ है, उसको आप पढ़ते हैं, उसमें कोई प्रोड्यूस नहीं होता है स्किल, तो आपका ये रिसेप्टिव स्किल आता है। लिसनिंग और रीडिंग जो होता है वो क्या होता है, लिसनिंग और रीडिंग आपका रिसेप्टिव स्किल होता है। वहीं अगर स्पीकिंग और राइटिंग की बात की जाए तो ये प्रोडक्टिव स्किल होता है, क्योंकि इसमें आप अपने ओन थॉट को प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। लैंग्वेज स्किल कैन बी लर्न बेस्ट। भाषा के जो कौशल हैं, यानी कि लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग, LSRW, इसको आप बेस्ट कब सीख सकते हैं, सबसे अच्छा किस तरह से सीख सकते हैं, जब इनको इंटीग्रेटेड मैनर में पढ़ाया जाए। जैसे कि पहले सुनेंगे, ठीक है, फिर बोलेंगे, फिर रीड करेंगे, फिर राइट करेंगे। ये नहीं कि पहले राइटिंग करना सीख जाएंगे, उसके बाद बोलेंगे, फिर रीडिंग करेंगे, फिर सुनेंगे। ऐसा नहीं क्रम होता है। जो क्रम में है, इंटीग्रेटेड वे में है, उसी फॉर्म में, मतलब LSRW है, मतलब पहले सुना जाता है, पहले उसके बाद बोला जाता है, फिर लिखा जाता है, रीडिंग किया जाता है, फिर लिखा जाता है। तो इसी क्रम पे होना चाहिए, इंटीग्रेटेड वे पे होना चाहिए। मतलब पहले लिसनिंग आनी चाहिए, उसके बाद ये, उसके बाद ये, उसके बाद ये, तो ये इंटीग्रेटेड फॉर्म होता है। ठीक है, तो एक साथ मतलब आपका उसी मैनर पे चलता है। तो इफ दे आर इन एन इंटीग्रेटेड मैनर, मतलब जो एकीकृत फॉर्म पे जब आप सीखते हैं, तब आप उसको जल्दी सीख पाते हैं। ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू द ऑब्जर्वेशन इन द नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क NCF 2005, इंग्लिश इज, देखिए NCF 2005 ने इंग्लिश को जो कौन सा स्थान दिया हुआ है हमारे इंडिया में, तो वो है सेकेंड। इंडिया में इंग्लिश का स्थान सेकंड है, इसलिए इसको हम टारगेट लैंग्वेज भी कहते हैं, है ना। टारगेट लैंग्वेज कहते हैं क्योंकि ये सेकंड लैंग्वेज के फॉर्म में सिखाया जाता है। और आप सभी को पता है कि फर्स्ट लैंग्वेज हमारी मदर टंग होती है या वर्नैक्युलर होती है। ठीक है, हमारी मदर टंग या वर्नैक्युलर लैंग्वेज होती है, वो फर्स्ट लैंग्वेज होती है। इंग्लिश को टारगेट लैंग्वेज या सेकेंड लैंग्वेज कहा जाता है। फॉरेन लैंग्वेज, फर्स्ट लैंग्वेज, ग्लोबल लैंग्वेज आपका सही है, लेकिन इसमें पूछा है कि NCF 2005 में
इंडिया में इंग्लिश को कौन सा दर्जा दिया है, तो NCEF 2005 के अकॉर्डिंग इंडिया में इंग्लिश की जो प्लेस है वो सेकेंड लैंग्वेज के तौर पे है। ठीक है, नेक्स्ट हम देख लेते हैं लास्ट क्वेश्चन, द लास्ट स्टेज ऑफ राइटिंग इज। देखिए राइटिंग के कई स्टेज होते हैं, इसकी एक डिटेल वीडियो में लाने की सोच रही हूँ ताकि आपको बहुत अच्छे से समझ आए, है ना। पहला स्टेज जिसमें आप ब्रेनस्टॉर्मिंग करते हैं, फिर उसके बाद दूसरा जो होता है आउटलाइनिंग करते हैं, ठीक है, फिर ड्राफ्टिंग करते हैं, उसको ड्राफ्टिंग करने के बाद रिवाइज करते हैं, फिर फाइनल रिवाइज करते हैं, उसके बाद लास्ट स्टेज जो होती है वो मतलब आप उसको प्रूफ रीडिंग करते हैं। अब यहाँ पे लास्ट स्टेज ऑफ राइटिंग जो होती है ना, एडवांस राइटिंग होती है। एडवांस राइटिंग में अगर आपने लिख लिया उसके बाद आप उसको बस एक बार प्रूफ रीडिंग करेंगे और उसके बाद आप उसको पब्लिश कर देते हैं। ठीक है, तो एडवांस राइटिंग जो होता है वो क्या होता है, आपका राइटिंग का लास्ट स्टेज होता है। ठीक, क्लियर है। तो मैं कोशिश करूंगी कि नेक्स्ट वीडियो जो आपकी है ना स्टेजेस ऑफ राइटिंग के बारे में, क्योंकि ना इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, जैसे ब्रेनस्टॉर्मिंग वगैरह का जो सीक्वेंस पूछ लिया जाता है, और राइटिंग के मतलब और भी प्रकार, जैसे कंट्रोल राइटिंग क्या होता है, तो मतलब कंट्रोल वे पे आप लिखते हैं। ठीक है, आपको बहुत ज़्यादा कॉन्शियस होके उसको कंट्रोल्ड मैनर में लिखना पड़ता है, सिस्टमेटिक वे पे, गाइडेड में गाइड किया जाता है। टीचर जितना टेक्स्ट देती हैं उसको आपको इमिटेट करके लिखना होता है। फ्री राइटिंग में आप फ्री होते हैं, स्वतंत्र होते हैं, आपको कोई इंटरप्शन नहीं होता है, जो आपको आता है जिस उसमें गलती वलती कुछ नहीं देखा जाता, उसे हम फ्री राइटिंग कहते हैं। तो ये जो राइटिंग के जो स्टेजेस हैं और टाइप्स ऑफ राइटिंग है, इसकी एक मैं पर्सनली एक वीडियो लेकर आऊँगी ताकि आपको वो ज़्यादा अच्छे से समझ में आ पाए। ठीक है, तो आज के लिए हम 10 क्वेश्चन देखते हैं, बस यहीं पे समाप्त करते हैं वीडियो को। अगर वीडियो रिसोर्सफुल लगी हो, हेल्पफुल लगी हो, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा वीडियो में अगर कोई डाउट हो, कुछ समझ में ना आया हो और वीडियो अच्छी लगी हो तो। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग।